नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समीक्षा क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायती राज व्यवस्था। यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न निश्चित ही रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ से होती है, किन समस्याओं से आज यहाँ तक पहुँचा है, किन कमेटी के सिफारिशों को लागू किया गया है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। इन सारे पहलू को आज हम लोग जानेंगे। कहानी के अकॉर्डिंग हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस बना लीजिएगा, तो आपका पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो एक सूचना बता दें, अगर यदि आप समीक्षा क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जेपीएससी पीटी की क्लासेस चल रही है, साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जेएसएससी सीजीएल का भी टेस्ट सीरीज चल रही है। जेटेड मेंस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो अगर यदि आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पंचायती राज व्यवस्था। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था की संरचना क्या है। तो यहाँ जानेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था अथवा जो संरचना है, उसके टॉप पर केंद्र सरकार होता है। टॉप पर केंद्र सरकार होता है। केंद्र सरकार भारत के प्रशासन को संभालती है। केंद्र सरकार के नीचे होती है राज्य सरकारें, जो अलग अलग राज्यों की अपनी सरकार होती है, वह अपने राज्य को संभालती है। और राज्य सरकार के नीचे होती है स्थानीय स्वशासन अथवा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन 2 रूप में होती है। एक शहरी क्षेत्र के लिए होती है और एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन होती है, उसे ही पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए हम लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन कहते किसे हैं, स्थानीय स्वशासन होता क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के अनुरूप हो, उसे ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन में जो समस्याएं आती है, तो वह डायरेक्ट केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पास तो नहीं जाएंगे, वह स्थानीय लेवल पर ही समस्या का समाधान करेंगे अथवा विकास का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आम जनता है, इनकी जो भी समस्या है, यहाँ पर पंचायत में जो प्रमुख लोग हैं उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा जा रहा है और वे समस्याओं का निदान करेंगे, सुनवाई करेंगे। विकास से संबंधित कोई मुद्दे हों तो यहाँ पर डिस्कस लिया जाएगा। तो इसे ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत जो अधिकार है वह केंद्रीय सत्ता के द्वारा निचले स्तर के व्यक्तियों को अथवा ग्रामीण को, गांव के लोगों को हस्तांतरित किया जाता है। उसे ही पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य देखते हैं, तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस व्यवस्था का उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को
देश के विकास और देश की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना, गांव के लोगों को सक्षम बनाना, ये इनकी उद्देश्य है। तो ये हम लोग कुछ देख लिए स्थानीय स्वशासन क्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सालों पहले, चाहे वह किसी भी समय हम लोग देखेंगे, स्थानीय स्वशासन अलग अलग रूपों में विद्यमान थी। तो यहाँ जानेंगे कि अलग अलग, जैसे हम लोग देखते हैं वैदिक काल, बौद्ध काल, सल्तनत और मुगल काल, ब्रिटिश काल और चोल शासन व्यवस्था में भी हम लोग देख पाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था थी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो पंच होते थे उन्हें परमेश्वर कहा गया है। वहां पर जो ग्रामीण अधिकारी होते थे उसे ग्रामीण कहा गया है। गांव की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। और ग्रामीण जो है वो सैनिक हो गया, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते थे। वैदिक काल में इस व्यवस्था को छोटी सरकार के नाम से जानते थे। अब इसी में हम लोग देखेंगे आगे बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल में पंचायती राज व्यवस्था अथवा लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट था उसे ग्राम योजक के नाम से जाना जाता था। उस समय जो ग्राम स्तर के अधिकारी होते थे उसका नाम ग्रामिक, महतर अथवा भाजक मिलता है। ये बौद्ध काल में। बौद्ध काल में जो पंचायती राज व्यवस्था थी अथवा लोकल शासन व्यवस्था, उसको 3 समूहों में डिवाइड किया गया था, जिसमें हम लोग देखते हैं प्रत्येक 800 गांवों के समूह को सभा कहा जाता था। ये सभा ध्यान में रखेंगे। वहीं 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था और 200 गांवों के समूह को खारवटिक कहा जाता था। तो ये इतिहास की प्रश्न है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। कुछ एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनता है। प्राचीन काल में हम लोग बात करेंगे तो चोल शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता ही कहा जाए स्थानीय स्वशासन थी। स्थानीय स्वशासन के रूप में ही प्रसिद्ध था। चोल शासन व्यवस्था में गांव से लेकर मंडल तक स्वशासन व्यवस्था थी। तो प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका चोल साम्राज्य में हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वशासन को लेकर। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत अथवा मुगल काल। तो वहां पर भी प्रशासन की सबसे निम्न इकाई गांव ही थी। गांव में कुछ अधिकारी उल्लेख मिलता है जो स्थानीय लेवल पर काम करते थे। मुकद्दम, पटवारी, चौधरी, चौकीदार। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय स्वशासन को विकास नहीं किया गया। और उस समय हम लोग देखते हैं जो डिप्टी कलेक्टर होते थे वही हम लोग देखते हैं जो प्रशासन में न्यायिक और दीवानी राजस्व दोनों कार्य एक ही व्यक्ति संभालते थे। स्थानीय लेवल पर स्टार्टिंग में कोई वर्क नहीं किया जाता है। इसके जगह पर जमींदार रहा करता था जो रेवेन्यू को कलेक्ट करके अंग्रेजों को दिया जाता है। हालांकि बाद में हम लोग देखते हैं ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक गवर्नर आता है लॉर्ड रिपन, जिन्होंने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अथवा कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ काम किया। तो जानते हैं हम लोग लॉर्ड रिपन जो है इनकी कार्यकाल भारतीय वायसराय के रूप में 1880 से 1884 रहता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना किया। 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना किया, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में जिला बोर्डों की गठन किया जाता है। तो इस व्यवस्था को भारतीय इतिहास के स्थानीय स्वशासन में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, इस घटना को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होती है? तो एक लाइन में समझेंगे, किसी भी सेक्शन में या संबंधित सेक्टर में
अभी तक किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में इससे पहले किसी प्रकार के कार्य नहीं हुआ, यह पहली बार हो रही है और बेहतरीन थी, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग महात्मा गांधी का, जिनके द्वारा ग्राम स्वराज की बात किया जाता है, राम राज की बात किया जाता है। तो महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इनका मानना था कि जो सच्चा लोकतंत्र है वह केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। मतलब गांधी जी का मानना था कि जो लोकतंत्र है तो लोकतंत्र तभी सफल होगी जो समाज के निचले स्तर पर आपका सहभागिता हो। लोकतंत्र में सहभागिता हो तभी आप लोकतंत्र कहा जाएगा, न कि केंद्र में बैठकर शासन को संचालित करना। तो इन्होंने ग्राम स्वराज की बात किए और राम राज की कल्पना किए, जिनके द्वारा गांवों की विकास की बात कहे इन्होंने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब संविधान बनाने की बात होती है संविधान सभा की, तो देखिए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थानीय स्वशासन के पक्ष में नहीं थे। इसे भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहां से भी बनता है, क्यों नहीं थे? तो इनका मानना था, अंबेडकर साहब का मानना था कि स्थानीय लेवल पर अगर यदि पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो वहां पर जो अधिकारी होंगे वह जमींदार तबके के लोग होंगे। जमींदार जिसके कारण जो दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, वह कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा, उनकी वर्चस्व हो जाएगी जमींदारों की। तो इसलिए ये स्थानीय स्वशासन के हिमायती नहीं थे। वहीं गांधी जी स्थानीय स्वशासन के समर्थक थे। अब संविधान सभा में बात करते हैं तो गांधी जी के जो समर्थक थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन को संविधान में रखने की बात कहे। बाद में हम लोग देखते हैं कि एक निर्णय लिया जाता है और ये निर्णय लिया जाता है कि इस व्यवस्था को राज्यों के ऊपर सौंप दिया जाए। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख आर्टिकल 36 to 51 में है, उसमें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन शक्ति प्रदान करने की बात कही। यह काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 40 होगी। पर हुई यह कि पंचायती राज व्यवस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। अब आप तो जानते ही हैं कि डीपीएसपी क्या है, वह भैया राज्यों का एक कर्तव्य है। राज्य अगर यदि चाहे तो पंचायती राज व्यवस्था को गठन कर सकती है अथवा नहीं भी कर सकती है। अगर यदि नहीं करती है तो उनके अगेंस्ट में पब्लिक सर्वोच्च न्यायालय अथवा न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है। तो इस ख्याल से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्टिंग में कायम नहीं हो पाया। अब स्वतंत्रता के बाद हम लोग बात करेंगे विकास का। तो गांवों के विकास के लिए, चूंकि इस समय एक बड़ी संख्या गांव में निवास करते थे, तो यहाँ पर गांवों के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया और इसी के तहत 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा लाया गया। यहाँ पर इसे भी ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वह फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा था। बाद में हम देख पाते हैं कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुई वह पूरी तरह से असफल हो गया। अब केंद्र सरकार से राज्य सरकार जितने भी अधिकारी हैं सारे चिंतित हो गए कि आखिर क्या बात है, हम क्यों नहीं सफल हो पाए हैं। इनकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाया जाता है जिसका नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से हम लोग देख पाए कि बहुत बार प्रश्न रहता है, तो इसको बारीकी से हम लोग समझेंगे।
तो हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता को जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसकी गठन हम लोग 1957 में देखते हैं। उस कमेटी ने 1958 में अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में यह बताएं कि असफलता के होने के क्या कारण थे। तो ये बताए कि जन भागीदारी का अभाव था, इसलिए यह प्रोजेक्ट असफल हो गया। अब आगे इन्होंने सुझाव दिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो हम लोग डिस्कस किए थे, स्थानीय स्वशासन, सत्ता का स्थानीय विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत अथवा जिला परिषद होगी। यह उनके द्वारा सिफारिश किया जाता है। आगे इन्होंने कहते हैं ये बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक क्या किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने आगे हम लोग देखते हैं कि इनके सिफारिश जो हुआ 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए निर्देश दिया। कहा अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहां पर जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार थी, उनके द्वारा इस समिति के सिफारिश को प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में लागू किया जाता है। प्रायोगिक, वहां लागू नहीं करते, एक प्रयोग करते हैं, वहां सफल होती है। तो पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था आपका राजस्थान में स्टार्ट किया जाता है। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है 2 अक्टूबर 1959 को। वहीं 11 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो इस प्रकार यहाँ से प्रश्न आएगा कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। गांव भी ध्यान में रखेंगे, बगदरी गांव है, जिला नागौर है। अथवा पूछा जा सकता है बलवंत राय मेहता समिति को पहली बार किस राज्य ने लागू किया? तो राजस्थान में होगा। वहीं बात करते हैं संपूर्ण राज्य की पहली बार, तो राजस्थान आपका आंध्र प्रदेश होगी। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए होता यह है, यहाँ तो लागू कर दिया गया लेकिन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया। भारत हम लोग चीन युद्ध देखे अथवा हम लोग अकाल देखे, बहुत सारे महामारी देखे, जिसके कारण ये जो चुनाव प्रणाली थी वो टोटली असफल हो गया। कालांतर में हम लोग देखते हैं 1977 के आसपास हम लोग देखते हैं कि जब गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार गठित होती है, तो उनके द्वारा स्थानीय स्वशासन को विकास देने के लिए सोचा गया। उस समय अशोक मेहता समिति की गठन किया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी कमेटी आपका अशोक मेहता समिति होती है, जिसकी स्थापना 1977 में होती है। उनको यह कार्य सौंपा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुसंगठित किया जाए, इससे संबंधित आप सिफारिश करेंगे। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1978 को दिया। इनका सुझाव था
कि पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाया जाए, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा, त्रिस्तरीय की बात कहे। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात कही, जिसमें कहा गया इनके द्वारा एक मंडल पंचायत होगी जो प्रखंड स्तर पर कार्य करेगी और वहां पर 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों का एक समूह होगी, और दूसरी जो है वह जिला परिषद अथवा जिला पंचायत होगी जो जिला स्तर पर होगी। अर्थात अशोक मेहता ने जो ग्राम लेवल की जो ग्राम पंचायत थी उन्हें स्वीकार नहीं किया। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये कुछ इनके द्वारा सिफारिश किया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट्स है। इससे एक डायरेक्ट पूछी जाती है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुई, तो 1977 में होती है। और इनका सिफारिश रहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाया जाए, जिसमें प्रखंड लेवल पर मंडल पंचायत, जिला लेवल पर जिला पंचायत। अब जनता पार्टी की सरकार भंग हो जाने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस सिफारिश को देखिए, यहाँ पर सिफारिश को 3 राज्यों कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अशोक मेहता समिति के सिफारिश को किन किन राज्यों में लागू किया गया था, तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट समिति जो होती है वह है JGV राव समिति। तो राव समिति 1985 में गठित होती है, 1985 में। और इन्होंने रिपोर्ट दिया। इनके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, ये 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। ये 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की किनके द्वारा, आपको राव समिति के द्वारा। राव समिति की स्थापना अथवा गठन 1985 में होती है, जिसमें कहा गया कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगी, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होगी, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होगी। इसके अलावे अन्य जो सिफारिश किए राव समिति के द्वारा, वह कहा गया जो ग्राम पंचायत होगी उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगी। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात किया गया, SC और ST के लिए। किनके द्वारा, राव समिति के द्वारा। यहां से सिर्फ आपका पूछा जा सकता है कि गठन कब होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपको ML सिंघवी समिति। यह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ML समिति जो है, सिंघवी समिति 1986 में गठन होती है और इनके द्वारा सिफारिश किया जाता है, और यह होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात किनके द्वारा कहा गया, तो ML सिंघवी समिति के द्वारा। साथ में कहा गया इसके लिए भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। साथ में आपका राज्य चुनाव आयोग का भी गठन हो, ये सिफारिश ML सिंघवी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट 1989 में थुंगन समिति गठित होती है। थुंगन समिति इन्होंने भी सिंघवी समिति के सिफारिशों को मानते हुए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई, बहुत सारे समितियां बनी। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। पहली बार संशोधन विधेयक पेश किया गया। लोकसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में समर्थन नहीं मिला, क्योंकि विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे थे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीपी सिंह की सरकार आई तो इनके द्वारा 1990 में जून 1990 में पंचायती राज व्यवस्था के मजबूत करने के लिए वीपी सिंह की सरकार, वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन बुलाया गया दिल्ली में। वीपी सिंह सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली में विभिन्न सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को दिल्ली में बुलाया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार गिरने के साथ ही विधेयक समाप्त हो गया। अब सरकार ही नहीं रही तो विधेयक ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, तो ये भी आपका प्रयास असफल रहा। तो अभी तक 2 प्रयास हम लोग देख पाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन किनके द्वारा लाया गया, तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, इनके द्वारा यह अधिनियम लाया जाता है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 के नाम से जाना जाता है। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित किया गया, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया गया। वहीं 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, यानी स्वीकृति मिल गया राष्ट्रपति के द्वारा। और 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बाद में हम लोग देखते हैं 1993 में भी लाया जाता है, इसलिए कहीं 1993 देखते हैं, कहीं 1992 देखते हैं। इस अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था, जहां 1994 में चुनाव होती है, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर आपको 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और इसमें इसे लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब देखते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या प्रावधान है, उनके द्वारा क्या प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 में एक नया भाग जोड़ी जाती है। भाग 9 में अनुच्छेद 343 से आपको 343 वो से लेकर 9 तक ध्यान में रखिएगा। 343 वो है इंग्लिश का वो है, ध्यान में रखिएगा, अथवा 9 तक पर प्रावधान किया गया। संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसके तहत पंचायतों को 29 विषय दिया गया। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितने विषय दिए जाते हैं? 29 विषय दिए जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। कुल मिला के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को ही लागू किया गया। उसी के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये हम लोग समझेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और वहीं प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति, कहीं कहीं तालुका भी कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। इसमें यह भी कहा गया कि वैसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो, वहां पर माध्यमिक स्तर पर पंचायतों के गठन न करने का छूट दिया जाता है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां पर आपको मिडिल पर प्रखंड स्तर नहीं रहेगी तो भी चलेगा। अब निर्वाचन की बात करते हैं, तो यहाँ पर निर्वाचन जो होगी तो ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर अथवा जिला स्तर पर जितने भी मेंबर्स होंगे
वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ कहाँ होती है? तो ग्रामीण स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और जिला स्तर पर जो मेंबर्स होंगे उनकी चुनाव आपको प्रत्यक्ष रूप से होगी। वहीं अध्यक्ष की बात करते हैं तो माध्यमिक स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं जिसे प्रमुख के नाम से जानते हैं, अथवा हम लोग देखते हैं जिला स्तर पर जो जिला परिषद होते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष, उनकी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट प्रावधान में ही पंचायती राज, ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। देखिए यहाँ पर आए दिन हम लोग वर्तमान में देखते हैं कुछ राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, जिसमें झारखंड भी शामिल है, बिहार भी शामिल है। और जबकि हम लोग इस अधिनियम में आपको 1/3 आरक्षण की बात करता है। तो अगर यदि आपके प्रश्न में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पूछी जाती है तो आपको 1/3 होगी। और वर्तमान की बात किया जाता है जैसे झारखंड या बिहार में, तो यहाँ पर 50% होगी महिलाओं को। इनका कार्यकाल यानी ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। SC/ST को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की प्रावधान हुई। वहीं OBC के रिजर्वेशन को लेकर के राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो OBC को रिजर्वेशन दे सकता है। हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन होगा। इस आपको अधिनियम का प्रावधान था। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की संरचना। तो संरचना में हम लोग देखेंगे जो ग्राम स्तर पर एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होंगे? तो गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत है, अर्थात गांव के 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति जिनकी मतदान पहचान पत्र है वे ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे। ग्राम सभा में 200 अथवा अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है। ग्राम सभा में कम से कम 200 मेंबर्स होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत में हम लोग देखेंगे तो एक कार्यपालिका भी होगी और एक न्यायपालिका भी होगी। ग्राम पंचायत में एक कार्यपालिका होगी जिसमें वार्ड सदस्य शामिल होंगे, जिसका प्रधान मुखिया कहलाएगा। न्यायपालिका कार्य कौन करेंगे? तो न्यायपालिका का कार्य आपको पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न पंच शामिल होते हैं और इसका प्रमुख सरपंच होते हैं, जिसे हम पंचायत समिति सदस्य के रूप में हम लोग जानते हैं। इसमें सरकारी अधिकारी होते हैं जिसे आपको पंचायत सचिव के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग ग्राम स्तर पर देख रहे हैं। ग्राम स्तर पर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग आपको मंडल स्तर पर बात करते हैं। तो एक पंचायत समिति होंगे जिसका अध्यक्ष जो सो प्रमुख होगा। प्रखंड स्तर पर आपको पंचायत समिति होगा जिसका अध्यक्ष प्रमुख होगा और एक उपाध्यक्ष भी होंगे जो उप प्रमुख के नाम से जाना जाता है। कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा हो जाती है, यानी पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होती है। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। और साथ में पंचायत समिति में कौन मेंबर्स होंगे? तो संबंधित क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अथवा विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य भी हिस्सा ले सकेंगे। सरकारी अधिकारी होंगे एक वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये पंचायत समिति स्तर पर हम लोग देखते हैं। प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर बात करते हैं तो जिला स्तर पर एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं जिला पंचायत का, उनका निर्वाचन जनता के द्वारा होते हैं, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव
चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अथवा विधान परिषद के जो मेंबर्स उस पार्टिकुलर क्षेत्र में है वह भी हिस्सा ले सकेंगे। यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी होंगे, आपको CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहते हैं। यहाँ पर यह कुछ संरचना की हम लोग बात कर रहे हैं, इस अधिनियम के तहत होती है। अब बात करते हैं कि योग्यता क्या होगी। जो मेंबर्स होंगे, मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, उनकी सदस्य, पंचायत का सदस्य बनने की योग्यता क्या होगा, तो न्यूनतम 21 ईयर्स। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो स्थानीय स्वशासन में मेंबर्स बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 ईयर्स रखा गया है। एक आपको निर्वाचन आयोग की व्यवस्था होगी जो पंचायतों के सभी चुनावों के संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कौन करवाएंगे, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे। इसने राज्यपाल द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त सम्मिलित होंगे। इसमें पंचायतों के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल में उपबंध राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी उपबंध बना सकता है। चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं आपका प्रावधान। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक वित्त आयोग होगा। राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो कितने 5 वर्ष में, किनके द्वारा, तो आपका राज्यपाल के द्वारा, ये ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सब ये आर्टिकल 243 से स्टार्ट होती है और 243 वो तक उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का डिफिनेशन 243 में दिया गया है। डिफिनेशन कहाँ पर, 243 में दिया गया है। 243 ये क्या कहता है, ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होगी, 243A में कहता है। 243B में कहता है कि पंचायतों का गठन पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होगी। ये 243B में कहा जाता है। पर जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय हो सकती है। ये सुझाव 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, इसे ध्यान में रखेंगे। आपका त्रिस्तरीय होगी। अब 243B। नेक्स्ट 243C आर्टिकल में क्या है, तो पंचायतों की संरचना 243C में किया गया इसका प्रावधान। 243D में प्रावधान है स्थानों का आरक्षण, ये थोड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है, संरचना भी पूछी जा सकती है। SC ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3, जिसे हम 50% अभी देख पाते हैं। OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर आधारित है। 243E आपको पंचायतों का कार्यकाल के संबंधित उल्लेख है और कार्यकाल 5 ईयर्स होती है, इसे ध्यान में रखेंगे। 243F क्या कहता है, 243F तो सदस्यों की योग्यता। अब पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 ईयर्स होगी, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 243G। आर्टिकल 243G में आपका पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है। 243H संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार है। 243I वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। 243J पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243K पंचायतों के निर्वाचन आयोग का गठन। राज्य निर्वाचन आयोग की बात 243K में कहता है। 243L में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना।
यानी संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना 243L में उल्लेख किया गया है। 243M क्या है? तो इसमें कुछ क्षेत्रों में लागू न होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इसे छूट दिया गया है 243M में। और 243N कहता है विद्यमान विधियों अथवा पंचायतों का बना रहना। इसे हम लोग देखते हैं झारखंड में जो जनजातीय प्रशासन है उनको लागू रहने दिया जाना 243N में उल्लेख है। वहीं 243 वो कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, यानी निर्वाचन संबंधित जो भी मामला आएगा, विवाद आएगा, उसके लिए न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसका प्रावधान 243 वो में कहा गया है। इस प्रकार यह टॉपिक खत्म हो गया। हम समझते हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।